अब मुझे मालूम नहीं। बस हमारे को जो फंसाया गया था ये फैब्रिकेटेड है। ये खुद डीसीपी नवल बजाज बोलता था कि हमको ओरिजिनल कल्प्रिट नहीं मिले हैं, हमको तो डालना है, बस 1-2 महीने में छूट जाएंगे, 1-2 महीने में तुम छूट जाओगे, खाली हमारी बात मान लो। रघुवंशी का स्पेशल कहना था कि हमारी बात मान लो, 1 लाख 10 लाख 2 लाख जो भी देंगे, एक नौकरी देंगे, छूट जाओगे 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि हमको ओरिजिनल आदमी नहीं मिले। और हमें जेल में भी आके टॉर्चर किया गया, लेकिन हमने बात नहीं मानी। हमको मालूम था हम इनोसेंट, हमको फंसाया जाए, हमने कोर्ट पे कंप्लेन की और वो चीज कंप्लेंट आज ये रिकॉर्ड पे है, उसको अनिल किल्लोर साहब ने मान लिया। मोहम्मद अली शेख 2 लोगों के नाम अपने बयान में ले रहे हैं। डीसीपी नवल बजाज जो इस समय महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हैं, एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड। दूसरा नाम केपी रघुवंशी का लेते हैं जो 2006 में महाराष्ट्र के एटीएस चीफ थे। हमारे पास दोनों का ही कोई पक्ष नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में केपी रघुवंशी का नाम बार बार आता है। अलग अलग आरोपियों ने रिकॉर्ड पर रघुवंशी के टॉर्चर का जिक्र किया है और फैसले का ही हिस्सा पढ़कर आपको बता रहा हूं। कोर्ट के फैसले में एहतेशाम सिद्दीकी का बयान दर्ज है कि एक बार केपी रघुवंशी ने उनसे कहा, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कुछ कागज साइन कर दोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एहतेशाम ने मना कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी चीज पर दस्तखत नहीं करूंगा जो झूठी हो। इसके बाद एहतेशाम को बगल के कमरे में ले जाया गया, एक ठेले पर लिटाया गया, रस्सी से बांध दिया गया, उनके शरीर के ऊपरी भाग को नीचे लटकाया गया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। उसके बाद आधे घंटे तक उनके मुंह और नाक पर पानी डाला गया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तत्कालीन डीसीपी नवल बजाज और एफएसएल के एक अधिकारी ने जब यह देखा तो दूसरे अफसर को डांटा, क्या वे एहतेशाम को मार डालना चाहते हैं? नवल बजाज ने कहा, एहतेशाम को मारना नहीं है, जेल में सड़ाना है। इसके बाद एहतेशाम की रस्सियां खोल दी गईं और पुलिस वाले चले गए। 2015 में मकोका ट्रायल कोर्ट ने कुछ लोगों को फांसी की सजा और कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। 2025 में फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इंसाफ का रास्ता वाकई लंबा और अंधेरे से गुजरता है। फांसी की सजा होती है तो उसे हाई कोर्ट से कंफर्म किया जाता है, दोबारा से सब कुछ जांचा परखा जाता है और एक एक दस्तावेज की जांच होती है कि कहीं किसी बेगुनाह को फांसी ना मिल जाए। यह एक तय प्रक्रिया है। इस मामले में वकील रहे अब्दुल वहाब खान का कहना है कि 12 लोगों के खिलाफ पहचान के नाम पर फ्रॉड किया गया। एक ऐसे व्यक्ति ने पहचान परेड की जो पुलिस का अफसर ही नहीं था। इसलिए यह केस फ्रॉड दस्तावेजों के दम पर किसी को फंसाने और यातना देने की एक मिसाल है। एसईओ जिन्होंने परेड लिया और एटीएस का दावा है कि विटनेसेस ने परेड में एक्यूज को पहचाना। जिस दिन परेड ली गई उस दिन एसईओ का ऑथराइजेशन उससे पहले खत्म हो गया था। ही वॉज नॉट ऑथोराइज्ड। बॉम्बे जैसे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट के केस में एक ऐसे शख्स को एसईओ के तौर पर लिया एटीएस वालों ने जो ऑथोराइज था नहीं, और हाई कोर्ट में उनका आर्ग्यूमेंट यह था कि अंडर बोनाफाइड इंप्रेशन उसने परेड ले लिया। यानी ऐसा है कि मतलब एक आदमी पुलिस ऑफिसर है ही नहीं और वो अपने आप को ईमानदारी में समझता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं, किसी को अरेस्ट करके अंदर डाल देता है। अरे भैया वो पुलिस वाला ही नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने जो वो पूरा परेड को डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अहीर एग्जामिन किया था एटीएस की तरफ से। जब वो कोर्ट में उसने गवाही दिया तो ही वॉज वेयरिंग सूट एंड टाई एंड ही गेव द एविडेंस कि मैंने पुलिस के इतने हजार केसेस में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के तौर पर गवाही दी है और इतने कोर्ट में गवाही दी है, इतने केसेस मैंने ओपिनियन दिया है। और जब उसका क्रॉस शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि पिछले कुछ सालों से वो सस्पेंशन में है। जब नागपुर में था तो कम से कम 6 से 8 पुलिस केसेस में फॉल्स ओपिनियन देने के लिए पुलिस वालों से रिश्वत मांगी थी। इसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे गवाहों को अगर कोर्ट में एटीएस वाले लेकर आते हैं और कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि इन गवाहों पर विश्वास किया जाए। बताइए, जिस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को लाया गया उसे पुलिस वालों से झूठी राय देने के लिए पैसे मांगने के आरोप में सस्पेंड किया गया था। इस तरह के आदमी को एटीएस ने एक्सपर्ट के रूप में पेश किया। क्या इसलिए कि ऐसे लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है?
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की इतनी कम रिपोर्टिंग हुई है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अखबारों की रिपोर्ट जरूर देखिए। मैं नहीं कहता कि उनमें जरूरी बातें नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डिटेल गायब मिलेंगे। आपको पता ही नहीं चलता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 75 बार सुनवाई के बाद क्यों एक भी सबूत को भरोसे के लायक नहीं माना। वकील अब्दुल वहाब ने बताया कि जिस व्यक्ति को गवाह बनाया गया उसे पुलिस पहले से ही किसी केस में आरोपी बना चुकी थी और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी थी, मगर यह बात कोर्ट से छिपाई गई। ये केस ऐसा केस है जिसमें एटीएस के ऑफिसर्स ने पहले लोकल पोजीशन में काम करते हुए जिन लोगों को चार्जशीट किया था या पंच बोलकर यूज किया था, बॉम्ब ब्लास्ट में उनको गवाह बोलकर यूज कर दिया। क्या उस चीज पर विश्वास किया जाएगा? वो जो बोल रहे हैं कि मैंने मतलब जो है बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर जाते हुए देखा, जो बैग, उसको एटीएस के ऑफिसर पहले चार्जशीट कर चुके हैं, पहले पंच बोल के उसको यूज कर चुके हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो गवाह आके बोल रहा है मैंने बैग ले जाते हुए देखा, आदमी को ट्रेन में छोड़ के उतर गया, अब बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो एटीएस के अफसर ने लोकल पुलिस ने पहले उसको चार्जशीट किया था। और इस बात को छुपाने के लिए डिफेंस को पूरी ट्रंकेटेड चार्जशीट दी गई थी, सारे गवाहों के नाम काट छाट दिए गए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, तो हमको मालूम ही नहीं था कि गवाह कौन है। ये तो बाद में मतलब जो है जो व्हाइटनर मिटा, कुछ नाम समझ में आया, कुछ आरटीआई में मालूम पड़ा, एटीएस की दूसरी चार्जशीट की स्टडी हुई तो मालूम पड़ा कि वो तो एटीएस वालों से पहले से मिला हुआ है, ऑफिसर को पहले ही जानता है। तो ऐसे गवाहों पे कोर्ट विश्वास करेगा? अब्दुल वहाब खान हाईकोर्ट के फैसले को मील का पत्थर बताते हैं। उनका कहना है कि यह फैसला आगे नजीर बनेगा सभी के लिए, केवल बचाव पक्ष के लिए नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष और जांच एजेंसियों के लिए भी। इकबालिया बयान के अपने नियम कायदे होते हैं जिनका इस केस में बिल्कुल पालन नहीं किया गया। गुनाह कबूल करवाने के लिए टॉर्चर किया गया, लेकिन जो कबूलनामा बनाया गया उसमें नाना प्रकार की गलतियां नजर आईं, जिन्हें अदालत ने बारीक नजर से देखा और पकड़ा भी। और कन्फेशन में जो कट कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला यूज किया गया, यानी 7 डीसीपीज ने, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस ने 9 एक्यूज का कन्फेशन अलग अलग डेट, अलग अलग समय, अलग अलग जगह पर लिया। उसमें से कई कन्फेशन के अंदर मिस्टेक्स, एरर्स, एडिशन, डिलीशन, ओमिशन कॉमन है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि सवाल नंबर 2 जो है, जो लिखा हुआ है दूसरे कन्फेशन में भी सवाल नंबर 2 वही है, सवाल नंबर 3 की जगह सवाल नंबर 4 डाला गया, 3 नंबर ओमिट कर दिया गया और क्वेश्चन है, और दूसरे कन्फेशन में भी यही मिस्टेक होता है। ये कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है? सीरियल नंबर 2, 3, 4 आता है, यहां अगर गलती से 3 लिखना भूल गया और 4 आ गया, दूसरी जगह यह गलती कैसे हो सकती है? पूरे पैरा के पैरा, पूरे क्वेश्चन के सीक्वेंस, कॉमा, फुल स्टॉप, कई चीजें ऐसी है जो क्लियरली मालूम पड़ती है कि एक कन्फेशन से दूसरे और दूसरे से तीसरे में कॉपी की गई है। इसलिए जरूरी है कि 670 पन्नों के इस फैसले को पढ़ा जाए, इसके एक एक पहलू पर विस्तार से बात हो। कैसे गवाह तैयार किए गए, कैसे बयान तैयार किए गए और किस तरह के एक्सपर्ट लाए गए जो पहले से ही रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड थे। इन सब के आधार पर 12 लोगों की जिंदगी का फैसला होना था। मीडिया इन्हें पहले ही आतंकवादी बना चुका था, अफसरों की सूचनाओं पर आंखें मूंदकर यकीन कर चुका था और जनता के बीच माहौल बना दिया गया कि इन्हीं लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके किए। धमाके के साजिशकर्ता जरूर पकड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या इसके नाम पर किसी को भी पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया जाए? तो मीडिया को मालूम नहीं है, या तो बारीक बीनी से जो जजमेंट कॉपी उस पर पढ़ना चाहिए। तमाम हमारी जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ एविडेंस, टिलोर साहब ने तमाम जितने गवाह थे उनको एक थे डिले 100 दिन के बाद बोल रहे हैं, और दूसरी बात जैसे एक आई विटनेस है जो असेंबलिंग बम मैन मेकिंग बता रहा है, पहली बोलता है कि मैं मोहम्मद अली को पहचानता है, जो कि आज तक वो पहचानता नहीं है। एक जब जाता है तो बोलता है कि मैंने घर पे दरवाजे पे देखा कुछ वहाँ पे एक्टिविटी चल रही थी ब्लास्ट पहले, लेकिन दूसरी बार आता है जब हमारा वकील उसको डिफेंस में पूछता है क्रॉस में, तो बोलता है मैं घर पे गया नहीं। आप खुद सोचो कि ऐसा क्यों बोलता है, फैब्रिकेटेड है। दूसरी बार आके क्लियर बोलता है कि मैं घर पे मोहम्मद अली को कुछ देखा ही नहीं। फिर उसी विटनेस को 75 PW को क्राइम ब्रांच यूनिट 7
ब्लास्ट के बाद 13, 14, 16 जुलाई को कंटिन्यू बुलाती है बम के बारे में कि बम ब्लास्ट के वक्त तुम कहाँ थे। पूरी इंक्वायरी होती है हर आदमी की, उसकी भी इंक्वायरी भी 4-4 घंटा 6-6 घंटा। उसका खुद का स्टेटमेंट है, उसकी स्टेशन डायरी है, क्राइम की रिपोर्ट है, सबमिशन ये पूरे पेपर पे है। लेकिन उससे पूछा गया जब हमारे वकील ने कि भाई तुमने जब कुछ देखा तो वहाँ क्यों नहीं बताया, तो उसने वहाँ पे नहीं बताया। बोले नहीं मैंने वहाँ नहीं बताया। तो इस चीज़ को किल्लोर सर ने एकदम सीरियसली पकड़ा है कि अगर वाकई में ये देखा था तो वहाँ पे उसने क्यों नहीं बताया, ठीक है। और दूसरी बात वो बोलता है कि मैं बाइक से आया ब्लास्ट के पहले मेरे दोस्त के साथ, मैं चला रहा था। दूसरी बार बोलता मैं नहीं चला था। मुंबई बम धमाकों के वक्त खबर आई थी कि लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इंडियन मुजाहिदीन की भी खबर आई कि जिम्मेदारी ली है। ऐसी खबरें हर धमाके के बाद चलने लग जाती हैं, लेकिन इस पर वकील अब्दुल वहाब शेख का कहना है कि ऐसी कोई बात कोर्ट में साबित नहीं हो सकी। मीडिया ही इस तरह की कहानी चलाता रहता है कि फला ने मेल किया और फला ने जिम्मेदारी ली। यही नहीं, मुंबई बम धमाके